हेलो बच्चों। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो सीबीएसई 9th क्लास जो न्यू बुक है, ठीक है ना, सोशल साइंस का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है, क्या है नाम, शेपिंग ऑफ आर सरफेस। शेपिंग ऑफ आर सरफेस। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, कि अर्थ की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, क्या क्या चीजें होती है, एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, और किस तरीके से हमारी जो अलग अलग जो लैंड की के ऊपर जो शेप बनती है वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कि अर्थ की जो सरफेस है, ठीक है ना, तो उसको उसमें देखोगे आप कि अर्थ में कितनी लेयर्स हैं, ठीक है ना, अर्थ कितनी लेयर से मिलके बना है। तो आपको पता होगा मेजरली तो क्रस्ट, मेंटल और कोर ही आपने पढ़ा है, ठीक है ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इसमें आप देखोगे, इसमें आप देखोगे कि जो क्रस्ट होता है बेटा हमारा वो सबसे अपर लेयर होता है। क्रस्ट क्या होता है बेटा, वो सबसे अपर लेयर होता है जो कि 5 से लेके 70 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है ना। उसकी थिकनेस कितनी होती है, 5 to 70 किलोमीटर। फिर उसके बाद ये है क्रस्ट। फिर उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल जो होता है बेटा वो आपका 2900 किलोमीटर तक होता है, 29 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक होता है इसकी थिकनेस। फिर आपका होता है कोर। कोर में भी दो होते हैं, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। तो आउटर कोर की जो थिकनेस होती है बेटा वो कितनी होती है, 2200 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 2200 किलोमीटर। और जो इनर कोर होता है उसकी जो आपकी रेडियस होती है वो कितनी होती है, 1220 किलोमीटर, लगभग 1220 किलोमीटर, ठीक है बेटा। फिर आप देखोगे जो अर्थ क्रस्ट भी है, जो क्रस्ट है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है, जो कॉन्टिनेंट्स पे बिछी होती लेयर, उस वो बनी होती है बेसिकली सियाल। सियाल का मतलब क्या होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम। किससे बना होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम। जबकि ओशियनिक क्रस्ट जो होता है वो बना होता है आपका सीमा। किससे बना होता है, सीमा। सीमा का मतलब क्या होता है बेटा, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम। ओशियनिक क्रस्ट समझ में आया ना बेटा, जो ओशन के नीचे जो इस तरीके से बिछी हुई होती है उसको ओशियनिक क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे जो मेंटल होता है, मेंटल इसमें भी कुछ कुछ सेमी मॉन्टल रॉक्स होती है, मतलब पूरी तरह से पिघली नहीं होती, लेकिन सेमी मॉन्टल रॉक्स होती है, ठीक है ना। और इसमें आपको देखोगे इसमें भी सेमी लिक्विड फ्लूइड आपको पाया जाता है, अंडरस्टैंड, सेमी लिक्विड फ्लूइड इसमें पाया जाता है। और जो आपका कोर होता है, आपको जैसे कि मैंने बताया, कोर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। जो आउटर कोर होता है वो लगभग लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है ना, जो आउटर कोर होता है वो लगभग लिक्विड फॉर्म में होता है। बट इनर कोर जो होता है वो कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है बेटा। इनर कोर कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में। और जो इस कोर की जो फॉर्मेशन है वो किससे बनी होती है, नीफे। नीफे का मतलब क्या होता है, निकल एंड आयरन। किससे बनी होती है बेटा, निकल एंड आयरन, अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होता है, आपको पता है कि ये जो हमारी अर्थ है उस पर बहुत अलग अलग प्लेट में डिवाइडेड है वो, ठीक है ना। इंडियन प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है ना, ओशियनिक प्लेट्स, आपका क्या कहते हैं यूरेशियन प्लेट्स। तो बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है कि इसमें 3 टाइप्स ऑफ इसकी मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है ना। तो प्लेट बाउंड्रीज और मूवमेंट क्या होती है बेटा, 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट आपकी होती है कन्वर्जेंट मूवमेंट, सेकंड होती है डाइवर्जेंट मूवमेंट और थर्ड होती है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। अब कन्वर्जेंट मूवमेंट क्या होता है बेटा, कन्वर्जेंट मूवमेंट जब होता है जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं, उससे क्या होता है, वो कोलाइड हो जाता है। कोलाइड का मतलब टकरा जाना। तो जब भी दो प्लेट्स का कोलिजन होता है, ठीक है ना, तो उसको कन्वर्जेंट बाउंड्री वो फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है बेटा, कन्वर्जेंट बाउंड्री। और कन्वर्जेंट बाउंड्री जो होती है वो किसके रूप में फोल्डेड होती है, वो माउंटेन के रूप में फोल्डेड होती है, माउंटेन के रूप में फॉर्म होती है। और ऐसे माउंटेन को क्या कहते हैं, ऐसे माउंटेन्स को फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फोल्डेड माउंटेन। ध्यान रखना बेटा, जब ऐसे दो प्लेट्स आपस में टकराएगी तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ जाएगी, तो ऐसे जो माउंटेन फॉर्म होंगे तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। और हमारे अर्थ का जो सबसे बड़ा फोल्डेड माउंटेन कौन सा है, वो है आपका
हिमालयन, ठीक है ना। जो हिमालयन रेंज है बेटा, जो हिमालय पर्वत आप जानते हो, वो क्या है, वो फोल्डेड माउंटेन का सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। और आपको पता होगा कि अभी भी हिमालयन माउंटेन की जो हाइट है वो निरंतर क्या हो रही है बेटा, बढ़ती जा रही है। दूसरी बात यह है कि हिमालयन वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट माउंटेन में है, मतलब वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट माउंटेन हिमालय में ही आते हैं, ठीक है। इसीलिए हिमालय को क्या कहा जाता है, न्यू फोल्डेड माउंटेन। ध्यान रखना, हिमालय को कहा जाता है न्यू फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक है। न्यू फोल्डेड माउंटेन्स, क्योंकि वो अभी भी बनी रहे। न्यू का मतलब अभी भी बन रहे, फोल्डेड का मतलब फोल्ड होके बने हैं, जैसा भी मैंने बताया था। और माउंटेन तो वो है ही, ठीक है बेटा। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल है जो कॉन्टिनेंटल कोलिजन हुआ था उसके तो एग्जाम्पल है हिमालयन माउंटेन। और जो ओशनिक कॉन्टिनेंट का जो कोलिजन हुआ था, ओशनिक कॉन्टिनेंटल कोलिजन हुआ था, उसकी एग्जाम्पल है एंडीज माउंटेन। आपको पता होगा एंडीज माउंटेन कहाँ है, एंडीज माउंटेन आपके चिली, चाइल जो आपने सुना होगा, चाइल और अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना जो कंट्री है जिसका मेसी है, हाँ वही मेसी वाला है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना और चाइल जो कंट्री है उनके बीच में एंडीज माउंटेन है, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद आता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब डाइवर्जेंट में क्या होता है बेटा, डाइवर्जेंट का मतलब होता है जब दो प्लेट्स आपस में अलग अलग हो जाती हैं, जब दो प्लेट्स आपस में क्या हो जाती है बेटा, अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है ना। तो उसको डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं। और ये किस तरह की, ये कॉन्टिनेंटल रिफ्ट में आप देखो रिफ्ट के रूप में बनाती है बेटा ये। तो कॉन्टिनेंटल रिफ्ट में देखोगे तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है जो, वो डाइवर्जन क्या के हिसाब से ही बनी है। आपने सुना भी होगा कि अफ्रीका क्या हो रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो इसका जो रीजन है वो यही है कि इसके नीचे की जो प्लेट्स हैं आपस में क्या हो रही है बेटा, खिसक रही है। फिर आता है आपका ओशनिक डाइवर्जन। ओशनिक डाइवर्जन में आप देखोगे तो अटलांटिक जो ओशन है ना, अटलांटिक ओशन जानते हो ना, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, तो खैर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, तो पूरा एस की तरह है ना अटलांटिक ओशन, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन। तो इसका जो रीजन वो भी यही है कि जो दोनों की दोनों आपकी बाउंड्रीज है, जो दोनों की दोनों आपकी प्लेट्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से क्या हो रही है, अलग हो रही है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके जो रिजल्ट होते हैं वो रिजिज बनते हैं या क्रेट्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो बाउंड्रीज फॉर्म होती है वो होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। क्या होती है बेटा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या होता है, या तो दो प्लेट्स आपस में आगे की तरफ खिसक जाएगी या हल्की सी नीचे की तरफ खिसक जाएगी, ठीक है ना। नीचे की तरफ खिसकती है तो उसको फॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फॉल्ट कहते हैं। फॉल्ट का मतलब ही होता है नीचे खिसकना। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, सैन एंड्रियास फॉल्ट जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में है। कहाँ है बेटा, सैन एंड्रियास फॉल्ट जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में। और आपको बताओगा इंडिया का भी एक बहुत फेमस फॉल्ट है जो कि मालदा फॉल्ट है। मालदा फॉल्ट कहाँ पर है, पहले आप ये आप लोग सर्च करके मुझे बताओगे, ठीक है ना। मालदा फोल्ट कहाँ है ये आप लोग मुझे सर्च करके बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हमारी जो अर्थ की शेप है, जो सरफेस है, ठीक है, उसका कारण क्या होता है। तो इसमें दो तरह के कारण होते हैं। एक तो आपका एंडोजेनिक फोर्स होता है बेटा, एक तो आपका क्या होता है, एंडोजेनिक फोर्स होता है, और एक आपका होता है एक्सोजेनिक फोर्स। अंडरस्टैंड, एक एंडोजेनिक फोर्स होता है और एक एक्सोजेनिक फोर्स होता है। एंडोजेनिक फोर्स में क्या होता है, जो अंदर से कोई चीज, ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है कोर में आपका लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड लावा वगैरह, जब वो बाहर निकलता है, इरप्ट होता है, ठीक है ना, तो उससे एंडोजेनिक फोर्स में जो चेंजेस होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स के कारण जो अर्थ में शेप में चेंज होता है उसका रीजन वो होता है। अब आप देखोगे जैसे कि वॉल्केनो इरप्शन हुआ या अर्थक्वेक हुआ तो ये एंडोजेनिक फोर्स का ही कारण है। ये क्या है, एंडोजेनिक फोर्स का ही कारण है। या फॉल्टिंग हो जाती है, फॉल्टिंग के कारण आपको होता है नीचे की तरफ इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से रिफ्ट वैली बन जाती है, ठीक है। एक तरफ माउंटेन है, एक तरफ माउंटेन है और नीचे फॉल्टिंग हो गई तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली, ठीक है। ये भी एक कारण है फॉल्टिंग का, फॉल्टिंग और फोल्डिंग। तो फॉल्टिंग और फोल्डिंग दोनों ही क्या होते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण होते हैं। अब एक्सोजेनिक के कारण क्या होता है, एक्सोजेनिक के कारण आपको पता है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, जितनी भी रॉक्स होती है बेटा, जितनी भी रॉक्स होती हैं, आपको पता है इनिशियली हमारे अर्थ के ऊपर सिर्फ रॉक ही रॉक थी, वो तो बाय द टाइम वो चेंज हो के क्या बन गई, वो सॉइल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और जो ये चेंज ऑफ
है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम रॉक टू जो सॉइल होता है, इसी को वेदरिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा? वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग के भी कई कारण है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल का मतलब अगर वो फिजिकली टूट जाती है, जैसे आपको पता है कि रॉक्स के ऊपर अगर निरंतर हीट पड़ती रहे, अगर निरंतर हीट पड़ती रहे तो वो क्या करेगा? वो एक्सपेंड करेगा, ठीक है ना, रॉक क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। और सर्दी में क्या होता है? वो थोड़ा श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। तो ऐसी एक्सपेंशन और जो श्रिंकेज जो होती है उसके कारण क्या होता है? रॉक्स के बीच में क्या कहते हैं? क्रैक्स आ जाते हैं। और क्रैक्स आ जाते हैं तो उसके कारण फिर वो क्या हो जाता है? आगे जाके टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। केमिकली मतलब जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो केमिकली भी ब्रेक होता है। बायोलॉजिकली कारण क्या होते हैं कि अगर मान के चलो कुछ पेड़ है या कुछ जानवर है, उसमें उसको नीचे से खोखला कर रहे हैं और उसके कारण भी वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है ना। जब ये सारी चीजें टूट जाती हैं, ठीक है ना, तो सॉइल इरोड हो जाता है। फिर वहां से क्या होता है? अगर वहां से कोई नदी बह रही है या वहां से कोई विंड चल रही है या फिर वहां पे कोई बर्फ पड़ रही है, तो इससे क्या होता है? वहां की जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है बेटा? खिसक जाती है। क्या हो जाती है? मिट्टी खिसक जाती है। तो मिट्टी के खिसकने के 3 कारण होते हैं बेटा, या तो वाटर या विंड या फिर आइस। ध्यान रखना, पानी आपको तो नदियां जब बहती हैं तो मिट्टी को बहा के ले आती है, तो उसका रीजन क्या हो गया? इरोजन का। उस इरोजन का रीजन हो गया वाटर। अगर विंड के थ्रू अगर मिट्टी जाती है तो उसका रीजन हो गया विंड। और अगर एवलांचे जानते ना, आइस, ग्लेशियर जब पिघलते हैं उसके सारे अगर कोई चीज इरोड होती है, मिट्टी अगर इरोड होती है तो उसका रीजन क्या हो जाएगा? आइस हो जाएगा। फिर जब ये मिट्टी बह के जाती है बेटा, है ना, जब ये मिट्टी बह के जाती है तो कहीं ना कहीं तो इकट्ठी होगी, कहीं ना कहीं डिपॉजिट भी होगी। तो जहां पे ये मिट्टी डिपॉजिट होती है, ठीक है, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स में होगी तो एलुवियल फैन कह देंगे। अगर वो सीधा जाके वहां पे इकट्ठी हुई आपकी डेल्टाज में, ठीक है ना, तो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है या सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन करती है। तो जहां भी अगर मिट्टी डिपॉजिट होगी तो वो 3 तरह की फॉर्मेशन करेगी, एलुवियल फैन, डेल्टा या सैंड ड्यून। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, यहां से सॉइल इरोड हुआ है और यहां से सॉइल डिपॉजिट हुआ है, और जहां भी डिपॉजिट होता है वहां पे सॉइल इकट्ठी हो जाती है। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फिर ये और भी अलग अलग क्या कहते हैं आपकी जो डिफरेंट सरफेस ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है अलग अलग सरफेस पे जो भी शेप्स बनती हैं उनके बारे में। जैसे कि सबसे पहले आप देखोगे वी शेप वैल्यू। तो वी शेप वैल्यू कैसी होती है बेटा? ऐसे वी की तरह होती है। अंडरस्टैंड? तो इसमें वर्टिकली इरोजन होता है। आप देखोगे ना, ऐसे कोई नदी बह रही है तो ऐसे इरोड करते हुए जाएगी तो वी शेप वैल्यू बनाएगी। फिर वाटरफॉल, वाटरफॉल में कुछ नहीं होता, पानी जब गिरता है, ठीक है ना, तो वहां पे वो कटिंग करते हुए जाता है तो वो वाटरफॉल का फॉर्मेशन करता है। अंडरस्टैंड? वाटरफॉल का फॉर्मेशन करता है। होल्ड ऑन बेटा, ठीक है बेटा। तो वो वाटरफॉल से ये फॉर्मेशन होती है। फिर मिएंडर, आपको पता है जब नदियां ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बहती है तो मिएंडरिंग करते हुए जाती है, मिएंडर फॉर्म करती है। ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि कोई रिवर ऐसे फ्लो कर रही है और फिर वो इस रास्ते को काटते हुए सीधा फ्लो करने लग जाए, तो इतना जो पार्ट है ना, इतना जो रिवर का पार्ट है उसको क्या कहेंगे? ऑक्सबो लेक। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा ऑक्सबो लेक, ठीक है ना बेटा। फिर आपकी रिवर की डिपोजिशन, ट्राइंगुलर डिपोजिशन, ठीक है ना, ये अलग अलग फॉर्मेशन है। ठीक है, ये वाटर से होती है फॉर्मेशन, ये विंड से होने वाली। जैसे कोई अगर ऐसे रॉक है, अगर रॉक को ऐसे नीचे से काटते जाए तो इसको रॉक पेडिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉक पेडिस्टल। या फिर ऐसे जमीन पे रॉक्स में ऐसे दरारें मारते जाए तो इसको यार्डलंग कहते हैं। अगर आपका डेजर्ट के अंदर आपको पता है ये सैंड ड्यून्स बनते हैं, ये भी आपके विंड से बनते हैं। ठीक है बेटा। और ऐसे लूजिड डिपोजिट इसको कहते हैं जो इस तरीके से फॉर्मेशन होती है। फिर आपकी लैंड फॉर्म बाय ग्लेशियर, ग्लेशियर से भी अलग अलग टाइप की लैंड फॉर्म होती है। लैंड फॉर्म बाय सी वेव, सी वेव से आपकी अलग अलग, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग जैसे फॉर्मेशन होती है तो ये सी वेव्स के थ्रू होती है। अंडरस्टैंड? तो ये आपकी डिफरेंट ग्रेडियंट्स है और जिनके डिफरेंट कारण है। जैसे वाटर से अलग होता है, विंड से अलग होता है, ठीक है ना, ग्लेशियर से होने वाला फॉर्मेशन, सी वेव से होने वाला फॉर्मेशन, ग्राउंड वाटर से होने वाला फॉर्मेशन। जैसा आपको होता है कहीं पे भी किसी भी केव के अंदर, गुफा के अंदर अगर ग्राउंड के अंदर ही वाटर पर्कुलेट करता है, ठीक है ना, वाटर पर्कुलेट का मतलब वाटर रिसता है, तो उसमें अलग अलग तरह की ऐसी फॉर्मेशन बनती है। एक तो ऐसे केव्स बन जाते हैं, ठीक है ना, पानी मतलब क्या करते हैं, चट्टान के अंदर से ही चीजों को बहा देता है और उसमें एक केव बना देता है। ठीक है। स्टैगलाइट का मतलब होता है अगर ऊपर से ऐसे बन रहे हैं,
ठीक है ना। जैसे आपको होता है जैसे बर्फ भी टपकती रहती है निरंतर, तो एक ऐसे कॉनिकल शेप बना देता है ना बेटा, तो वैसे ही वो स्टेगलाइट बनता है। और अगर नीचे से बनता है तो उसको स्टेगमाइट कहते हैं बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्मेशन है। ठीक है, इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट आपका आता है कि जो भी हमारे डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है, इन सब नेचुरल उनकी वजह से, ठीक है, जो नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर वो क्या क्या होते हैं। एक तो सबसे पहले आपको होता है अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक में क्या होता है कि अगर कोई नीचे नीचे टेक्टोनिक प्लेट खिसकती है तो उसके सरफेस पे क्या होता है, उसके सरफेस पे थोड़ी कंपन होती है, वाइब्रेशन होती है। और अर्थक्वेक के कारण आपको होता है टेक्टोनिक प्लेट का खिसकना, वॉल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सारे उसके कारण होते हैं। और इफेक्ट क्या होता है उसमें, बहुत सारी जानवर, अभी आपने सुना होगा कि वेनेजुएला में बहुत अच्छा, मतलब अच्छा नहीं कह सकते, बहुत ही ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक आया था और काफी लोगों की वहां पे जान भी गई। ठीक है ना। फिर लैंडस्लाइड, तो लैंडस्लाइड क्या होता है, ये हैवी रेनफॉल की वजह से होता है। अगर ज्यादा रेनफॉल हो जाए तो लैंडस्लाइड हो जाता है। ठीक है ना, उसके कारण क्या होता है, हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक या वोल्केनिक एरप्शन, इसके भी डिफॉरेस्टेशन भी इसका एक कारण होता है, ध्यान रखना। डिफॉरेस्टेशन भी इसका एक कारण होता है और इससे भी काफी जान मान का क्या होता है, हमें नुकसान होता है। फिर आपका एवेलांचे, एवेलांचेस क्या होता है आपको पता है, जब बर्फ है, ठीक है ना, जो आइस है आपकी या ग्लेशियर है, जब ग्लेशियर पिघलता है और नीचे की तरफ बढ़ता है तो इसको एवेलांचे फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो इसके भी कारण हैवी स्नोफॉल, रैपिड ग्लोबल वार्मिंग, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरप्शन, इसके ये सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा चैप्टर, बड़ा ही क्रिस्प मैंने बताया, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, और जो भी डाउट हो मुझे बता देना। ठीक है बेटा, चलिए।